नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मानव स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है दिल है तुम्हारा और इस कहानी के 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, ये चौथा पार्ट है। इससे पहले के तीनों पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां जाकर के सारे तीनों पार्ट्स पढ़ लीजिएगा। तो चलिए कहानी के इस चौथे पार्ट को शुरू करते हैं। आंगन में एक खाट पड़ी थी। धनराज उसी खाट पर बैठ जाते हैं और उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। वह अपनी पत्नी को पानी लाने के लिए कहते हैं। पत्नी साधना उन्हें पानी देती है और वहीं खाट के पास जमीन पर बैठ जाती है और धनराज के मस्तिष्क की चिंता की लकीरों को देखकर कहती है, क्या हुआ कोमल के पिताजी? आज आप ज़्यादा उदास लग रहे हो। आखिर बात क्या है? धनराज, कुछ बात नहीं है। साधना, अरे जरूर कुछ बात है, तुमको मेरी कसम है, सच सच बताओ क्या हुआ है। धनराज कहते हैं, बात क्या है? बात यह है कि वीरेन ने शादी करने के लिए मना कर दिया है। साधना, क्या मना कर दिया है? पर क्यों मना कर दिया है? क्या भाई साहब ने उससे पहले शादी के लिए पूछा नहीं था क्या? धनराज, नहीं पूछा था। अब वो हमारी बेटी की शादी अपने भतीजे के साथ करने के लिए कह रहे हैं। मैंने साफ साफ कह दिया कि मैं अपनी बेटी से बिना पूछे बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ ये शादी। साधना, आप चिंता मत करो। अरे लड़कों की कोई कमी है क्या? ये नहीं तो कोई दूसरा। क्या हमारी बेटी कोई बोझ थोड़ी ही है जो किसी के भी बांध दे। आप अब दूसरी जगह लड़का ढूंढ लेना। उस लड़के के कौन से सुरफाक के पैर लगे हुए हैं जो मेरी बेटी को नापसंद कर दिया। धनराज, परंतु कोमल की माँ, हर जगह निमंत्रण पहुंच चुका है। अब उन लोगों को हम क्या कहेंगे? वैसे अनूप भी सुंदर है, सुशील है, सभी का बहुत आदर सम्मान भी करता है। बस कमी यही है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। अगर बस पढ़ा लिखा होता तो मेरे मन में तनिक भी संदेह ना होता। साधना, हम अपनी बिटिया को समझाएंगे। अगर वो मान गई तो ठीक है, नहीं तो हम उनके साथ कोई ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। धनराज, कोमल की माँ, बात हमारी इज्जत पर आन पड़ी है। मैं पूरी कोशिश करूँगा बिटिया को मनाने की। यदि तब भी वह नहीं मानती है तो मैं आगे से उससे कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा इस शादी को लेकर। साधना, ठीक है, जब बिटिया आ जाएगी तो हम पूछ लेंगे कि उसकी क्या इच्छा है। मुझे तो बस इसी बात की चिंता है कि जिस लड़के के लिए उसने इतने सारे सपने सजोए हैं, आज उसने शादी के लिए मना कर दिया है। यह सब वो कैसे सुन पाएगी? उसका तो दिल ही टूट जाएगा। गांव की उसकी जो भी भाभी लगती हैं, वो भी शादी पक्की होते ही उसे डॉक्टरनी कह कह कर बुलाने लगी थी। अब क्या कह के बुलाएंगे? मजदूरिन? क्योंकि जब पति मजदूर है तो फिर मेरी बिटिया पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उस मजदूर के साथ करेगी तो मजदूरी ही। क्या क्या सपने देखे थे कि बिटिया की शादी एक डॉक्टर से होगी तो बिटिया हमारी शहर में रहेगी, और जब पति पढ़ा लिखा है तो वो मेरी बिटिया की पढ़ाई में की भी कदर करेगा, मेरी बिटिया का सपना पूरा करेगा, उसे टीचर बनाएगा। धनराज, अरे अच्छा हुआ जो ये शादी टूट गई। बाद में क्या पता वो मेरी बेटी को छोड़ देता, तब तो उसकी पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाती। कोमल की माँ, अगर ये शादी होती है तो मुझे भरोसा है कि जैसे अनूप के चाल चलन है उस हिसाब से वो हमारी बेटी के सपनों की कद्र जरूर करेगा। साधना, अरे क्या कदर करेगा भला? जो खुद अनपढ़ है वो हमारी बेटी को क्या समझाएगा और क्या उसके सपनों को समझेगा। धनराज, अब आगे क्या होगा वो तो कोमल के आने के बाद ही पता चलेगा। धनराज और साधना आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहां कोमल आ गई। कोमल को देखकर साधना का मन बहुत ही गमगीन हो जाता है। आखिर कैसे कहूँ उससे कि जिस वीरेन को तूने अपने मन में बसा रखा है, आज उसी ने तेरे प्यार को ठुकरा दिया है। पर इसमें दोस्त तेरा भी है कहीं? तूने भी तो उसे प्यार किया जिसको तेरे बापों ने तेरे लिए चुना है। वह बस कोमल को निहारते जा रही थी। आज उसमें तनिक भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी बेटी को सच्चाई बता सके। तभी धनराज ने कहा, कोमल की माँ, तुम क्या सोच रही हो? अरे देखो कोमल आ गई है, उसे जाकर बता दो। साधना ने उदास होकर कहा, कैसे कह दूँ जाकर? मुझ में उसे कुछ भी बता पाऊँ इतनी हिम्मत कहाँ बची है। मुझसे नहीं कहा जाएगा। ऐसा करते हैं, बाद में बात करेंगे। ये खबर सुनकर कहीं उसने कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो?
धनराज ने कहा, आज नहीं तो कल उसे इस बारे में पता तो चलना ही है। अगर उसे बाद में पता चलेगा तो उसे और भी ज़्यादा तकलीफ होगी। इसलिए अभी जाकर बता दो। और तुम चिंता मत करो, मेरी बेटी कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करेगी, क्योंकि वो उस लड़के से ज़्यादा हम सब से प्यार करती है। तुम बेफिक्र होकर उसे बता दो जाकर। धनराज की बातों से साधना के मन में कुछ शांति मिलती है। वह कोमल को सच्चाई बताने की हिम्मत जुटाती है और वो कोमल को एक कमरे में लेकर जाती है। अनूप घर से रोज की तरह निकला ही था कि तभी उसे रास्ते में किरण मिल जाती है, जो आज पहले से ही रास्ते में एक और खड़ी हुई थी। आज उसने रोज की तरह उसका रास्ता नहीं रोका। आज उसका इस तरह का व्यवहार देखकर अनूप को आश्चर्य हो रहा था कि जो लड़की उसका रोज रास्ता रोकती है, आज वो खामोश खड़ी है। उसके इस व्यवहार को देखकर अनूप से रहा नहीं जाता। वह मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों किरण, आज क्या हुआ? तूने आज मेरा रास्ता क्यों नहीं रोका? लगता है तू अब सुधर गई है। चलो, अच्छा हुआ। किरण अनूप को आज एक अलग ही नज़रों से देख रही थी। वो रोज की तरह आज उसे प्यार भरी निगाहों से नहीं देख रही थी। वो बस आज अनूप को गुस्से से घूरे जा रही थी। किरण तंज कसते हुए कहती है, अब मैं तेरे रास्ता क्यों रोकूं? अब तो तेरा रास्ता वो कोमल रोकेगी। तू क्या समझता है कि मुझे कुछ पता ही नहीं? अरे तेरे घर में किसी को जुकाम भी हो जाए ना, तो उसकी खबर भी पहले किरण को मिलती है। किरण की इस तरह की बातों से अनूप आज आश्चर्यचकित था। आज किरण की भाषा शैली बिल्कुल भी रोज की तरह नहीं थी। वो अचंभित होकर पूछता है, किरण, साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहती हो? किरण अनूप को घूर कर देखते हुए कहती है, अरे बड़ी चालू चिड़िया है तू। हम तो समझ रहे थे कि पूरे गांव में मैं ही अकेली होशियार हूँ। अरे तू तो हमसे भी 2 पहर आगे निकला रे। किरण की गोलमोल बातों से परेशान होकर अनूप गुस्से से कहता है कि किरण, तुझे जो भी कहना है साफ साफ बता, यूं पहेलियां मत बुझा। तू कहना क्या चाहती है? किरण कहती है, एक बात मुझे सच सच बता कि तू कोमल से प्यार करता है कि नहीं? अनूप कहता है, हाँ, ये सच है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, पर उसके मना करने के बाद मेरे मन में उसके प्रति कोई भी प्रेम भाव नहीं है। किरण कहती है, झूठ, एकदम सफ़ेद झूठ बोलता है तू। तेरे मन में आज भी उसी के प्रति प्रेम भाव है? तू आज भी उससे प्यार करता है? अरे तू अपने घर वालों की आंखों में धूल झोंक झोंक सकता है, मगर किरण की में नहीं, समझा? मैं तो तुझे बड़ा महान समझती थी, तू तो इतना घटिया निकला। अनूप किरण की गर्दन पकड़कर कहता है, तू कहना क्या चाह रही है? सच सच बोल, नहीं तो मैं तेरी जान भी ले लूँगा। किरण कहती है, सच सुनने की ताकत है तुझ में? तो सुन, सच ये है कि तू आज भी उसे नहीं भूल पाया। उसे विवाह करने की खातिर ही तूने ये सब ढोंग रचाया है। सच ये है कि तूने झूठ बोला है कि वीरेन ने शादी के लिए मना किया है, जिससे उसका विवाह तुझसे हो जाए। तू आज भी उसे पाना चाहता था, यही सच है। किरण की बातें अनूप के दिल को चीर देती हैं। वह गुस्से से किरण के गालों पर एक जोरदार झापट लगाता है और दांत पीस कर कहता है, तू सच में एक नागिन है, जो अच्छे खासे अमृत को भी विष बना दे। तुझसे ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है। और वहां से चल देता है। किरण गुस्से में चिढ़कर कहती है, जा, तू कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। तू जिसे पाने के खातिर ये सब कर रहा है, एक दिन सच्चाई पता चलते ही वो तेरे को भी ऐसा ही करारा झापट मारेगी, जिसका दर्द तू किसी को दिखा भी नहीं पाएगा। वो तुझे पंचायत में ले जाकर सब लोगों के सामने जलील करेगी, देख लेना। और किरण गुस्से में बड़बड़ाती हुई वहां से चली जाती है। इधर कोमल के सर पर हाथ फेरते हुए साधना देवी उसको अपने गले से लगा लेती है। माँ का इतना लाड दुलार देखकर कोमल कहती है, क्या हुआ माँ, आज मुझ पर बहुत लाड आ रहा है, आखिर बात क्या है? साधना कहती है, तू ऐसा क्यों बोल रही है बेटा? मैं तेरी माँ हूँ, और एक माँ अपनी बेटी को लाड दुलार नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? और ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है जो तू मुझे ऐसे पूछ रही है। कोमल कहती है, नहीं मेरी प्यारी माँ, तुम तो बहुत ही प्यारी हो, परंतु आप आज कुछ उदास दिख रही हो, क्या बात है, मुझे बताओ ना।
साधना कहती है, कैसे बताऊं मेरी लाडो, बात ही कुछ ऐसी है, बोला ही नहीं जा रहा और बताए बिना रहा भी नहीं जा रहा। मैं आज बहुत बड़ी दुविधा में हूँ, करूँ तो क्या करूँ, कुछ नहीं सूझ रहा है। कोमल अपनी माँ का हाथ अपने हाथों में पकड़कर कहती है, माँ तुम चिंता मत करो, कहो जो कहना है। आखिर में मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझसे अपने सभी सुख दुख नहीं कहोगी तो फिर किससे कहोगी। माँ तुम्हारे दिल में जो भी है वो सब बेझिझक कह दो। और फिर साधना देवी कोमल को पूरी घटना सुना देती है। साधना की बातों को सुनकर कोमल के दिल को बहुत बड़ा झटका लगता है और उसकी आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं। उसने अपनी शादी को लेकर कई सपने संजोए रखे थे, एक पल में ही सब चूर चूर हो गए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उससे उसकी जिंदगी छीन ली हो। अब वो बस गुमसुम खड़ी थी, न तो रो रही थी और ना ही कुछ कह रही थी, बस उसकी आंखों में आंसू झलक रहे थे। साधना कोमल को गले से लगाकर उसके आंसू पोंछती है और कहती है, ना मेरी लाडो ना, मत रो। अरे तू क्यों रो रही है? ये तो उसका दुर्भाग्य है जो उसने तेरी जैसी लड़की को ठुकराया है। ना तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, तेरा ब्याह भी होगा और डोली भी उठेगी। इसमें सब हमारा ही कसूर है जिसने तुझे ये शादी के सपने दिखाए। ना मैं तुझे ये सपने दिखाते और ना ही ये सब होता। कोमल अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, ना माँ, तुम खुद को दोषी मत ठहराओ। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए ये सपने देखते हैं। आपने भी मेरी शादी के सपने देखे, इसमें कौन सा गुनाह किया है। तब तक धनराज भी कमरे में आ जाता है और अपनी बेटी को गले लगाकर कहते हैं, ना बेटी, तेरी शादी होगी और उसी तारीख को होगी जिस तारीख को तय हुई है, अगर तू चाहे तो। कोमल कहती है, पर वीरेन ने तो शादी के लिए मना कर दिया है ना, फिर कैसे हो सकती है ये शादी। धनराज कहते हैं, हाँ, वीरेन ने इस शादी के लिए मना कर दिया है, परंतु विजय का एक भतीजा है अनूप, उसी से। बेटी, अब हमारी लाज बस तुम्हारे ही हाथों में है, तू जो चाहे वही होगा। लड़का बहुत ही अच्छा है, रंग रूप से भी और गुण से भी। जिंदगी में तुम्हें कभी दुख नहीं देगा। कोमल अनूप के बारे में पहले से जानती थी और वो उसके स्वभाव को भी जानती थी, परंतु उसका मन सिर्फ एक ही बात पर अटक जाता और वो बात थी कि वह अनपढ़ था। कोमल कहती, बापू, मैं ये नहीं कह रही कि अनूप एक अच्छा लड़का नहीं है, परंतु बापू वो अनपढ़ है और मैं पढ़ी लिखी हूँ, भला मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ। धनराज कहते हैं, बेटी, वो अनपढ़ है, बस यही उसका गुनाह है, पर उसके अंदर संस्कार है जो कई पढ़े लिखे लोगों में भी नहीं होते हैं। वो बहुत ही अच्छा इंसान है, वो तुझे जिंदगी भर खुश रखेगा। मैं कहता हूँ कि तुझे वो रानी बनाकर रखेगा। धनराज भावुक होकर अपनी पगड़ी को उतार कर जमीन पर रख देता है और कहता है, अब मेरी इज्जत तेरे कदमों में है। अब तू इस पगड़ी को मेरे सिर पर सजाए या इसे उछाल दे, ये तेरे हाथ में है। अब तू इस शादी के लिए मना भी कर देगी तो भी मैं तुझ पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। कोमल अपने बापू की पगड़ी को उठाकर उनके सर पर पहना देती है और गर्व से कहती है, ये समय कभी नहीं आएगा कि मेरे बापू की पगड़ी भरे बाजार में, भरे समाज में उछले। ये पगड़ी आपके सिर पर ही अच्छी लगती है। और रहा मेरी ज़िंदगी का सवाल, तो आपने बचपन से लेकर अब तक बिन मांगे मुझे बहुत कुछ दिया है। ज़िंदगी में पहली बार आपने मुझसे कुछ मांगा है। बापू, आपकी इज्जत के खातिर तो आपकी ये बेटी की हजारों जिंदगियां भी कुर्बान कर सकती है, फिर ये शादी क्या बड़ी बात है। धनराज का दिल आज गर्व से फूल चुका था। उसका मन भगवान को धन्यवाद कर रहा था कि उसने उसे कोमल जैसी बेटी दी। धनराज कोमल को गले लगाकर कहते हैं, आज मैं धन्य हो गया तेरी जैसी बेटी को पा करके। मैं अभी जाता हूँ और विजय से खबर लेता हूँ। तभी कोमल कहती है, परंतु पापा, मेरी एक शर्त है कि पहले अनूप से मिलूंगी, उससे कुछ बातें करनी है मुझे। धनराज अचंभित होकर कहते हैं, क्या बात करनी है बेटी? क्या अब भी तुम्हें कोई शक है? क्या अपने बापू पर भरोसा नहीं है? कोमल कहती है, नहीं बापू, आप पर पूरा भरोसा है। आप चिंता मत करो, मैं इस शादी से मना नहीं कर रही हूँ, बस एक बार अनूप से मिलना चाहती हूँ। धनराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ, मिल लेना। मैं कह दूंगा अनूप से कि वो तुझे मिल लेगा।
और अब मैं जा रहा हूँ विजय के घर, देखते हैं अनूप ने क्या कहा है। धनराज विजय से अपनी सारी बातें बता देता है और विजय भी धनराज को बता देता है कि अनूप ने भी शादी के लिए हाँ कर दी है, परंतु वो शादी से पहले कोमल से मिलना चाहता है। और धनराज भी विजय को बता देता है कि कोमल भी अनूप से मिलना चाहती है। दोनों शादी के दिन नज़दीक आने के कारण मिलने का समय अगले ही दिन का रख देते हैं। अगले दिन कोमल और अनूप दोनों एक कमरे में बैठे थे। उन दोनों के अतिरिक्त उस कमरे में और कोई भी नहीं था। कोमल अनूप को देखते हुए कहती है, अब क्या बताऊं, हालात ऐसे हो गए हैं कि हमें ये शादी करनी पड़ रही है। मैं ये शादी सिर्फ अपने बापू की इज्जत के लिए कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आपके दिल में मेरे लिए कितना प्यार है, वो भी मुझे उस दिन ही पता चल गया था, पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए वो प्यार नहीं है शायद। अनूप कहता है, आप गलत समझ रही हो। अरे मैं आपको इस शादी के लिए विवश नहीं कर रहा हूँ। रहा मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार का सवाल, वो तो मैंने उसी दिन भुला दिया था जिस दिन तुमने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया था। तुम मेरे लिए उसी दिन से अजनबी हो गई थी। बात इस शादी की है तो वो मैं सिर्फ अपने काका की इज्जत के खातिर कर रहा हूँ। अगर तुम्हें इस शादी से ऐतराज हो तो मना कर दो। अगर तुमसे मना नहीं किया जाता है तो मैं ही इस शादी से मना कर दूंगा और यह सारा इल्ज़ाम मैं अपने ऊपर ले लूँगा। कोमल कहती है, तुम इस तरह की बात मेरा दिल जीतने के लिए कर रहे हो तो सुन लो कि यह शादी सिर्फ मैं अपने पिता की इज्जत के खातिर कर रही हूँ। तुम तो जानते ही हो कि मेरा और तुम्हारा कोई मेल नहीं है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि हमारे खातिर वर्षों पुरानी दोस्ती में दरार ना आए। अनूप कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत पढ़ी लिखी हो और मैं ठहरा अनपढ़ गंवार। कहाँ तुम और कहाँ हम, जमीन आसमान का अंतर है। सच यही है, जो तुम चाहती हो वही मैं चाहता हूँ कि ये दोस्ती बरकरार रहे हमेशा। बस इसी कारण से मैं शादी कर रहा हूँ। कोमल कहती है, तुम्हें इस शादी से क्या हासिल होने वाला है? कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम मेरी मांग में सिंदूर जरूर भर दोगे। जब तन से तो मैं मुझे तुम्हें पति वाले सारे अधिकार देने पड़ेंगे, परंतु मैं जिंदगी में तुम्हें कभी मन से अपना पति स्वीकार नहीं कर पाऊंगी। अनूप कहता है, मैं अनपढ़ जरूर हूँ, परंतु मुझ में मेरे काका के संस्कार हैं। मैं औरतों को कोई उपभोग की वस्तु नहीं समझता। मेरे लिए औरत का सम्मान भी उतना ही है जितना कि एक पुरुष का है। रहा तन का सवाल, जो मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि जब तक तुम मुझे अपने मन से पति स्वीकार नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हारे तन को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और इस शादी से मुझे क्या मिलेगा वो तो मुझे पता नहीं, परंतु इस शादी से दो चेहरों पर फिर से खुशियों की लहर आ जाएगी, दो दिल फिर से खिल उठेंगे। यही मेरे लिए काफ़ी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कभी भी तुमसे अपने कोई भी काम के लिए नहीं कहूँगा। तुम मेरे घर भी वैसे ही रहना जैसे यहाँ रहती हो। कोमल अनूप की बातों से सहमत हो जाती है और इस शादी के लिए राजी हो जाती है, परंतु उसके मन में आज भी उसके लिए कोई प्यार नहीं था। कोमल के लिए यह शादी केवल एक समझौता थी जो सिर्फ उसने अपने पिता की इज्जत के लिए किया था। अब शादी का दिन नज़दीक आ जाता है। घर में सभी तैयारियां हो जाती हैं। अनूप की हल्दी उपटन की रस्में हो रही होती हैं। घर में एक खुशियाँ छाई हुई थी। छोटी बहन विशाखा भी बहुत खुश थी आज उसके भाई की शादी जो है, परंतु विनीता के मन में अभी भी नफरत भरी पड़ी थी। वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं। तभी विशाखा विनीता के पास आकर कहती है, माँ, घर में आज बहुत खुशी का माहौल है। देखो भैया, आज दूल्हे बने हैं। आज घर में हर कोई खुश है। कितने रिश्तेदार आए हुए हैं, कितनी चहल पहल है घर में। विनीता गुस्से से कहती है, अरे उन लोगों को काम ही क्या है, सब घूमते रहते हैं हलवा पूरी खाने के चक्कर में। वैसे ही खाली ही तो बैठे हैं थे, सोचा होगा चलो शादी में लड्डू पूड़ी ही खा लें। पर कल मुही, ये सब तू मुझे क्यों बता रही है? कहना क्या चाह रही है, साफ साफ बता। विशाखा कहती है, बस यही कहना है कि अनूप भैया की शादी है और इस शादी में उनके भाई है ही नहीं आए, कितना बुरा लगता है ना माँ। आपने ना तो वीरेन भैया को बुलाया और ना ही विवेक भैया को बुलाया। आखिर वो भी तो उनके भाई हैं। कितना अच्छा होता अगर वो दोनों भी शादी में आए होते। विनीता कहती है, कान खोल कर सुन लो, ना तो वीरेन आएगा और ना ही विवेक आएगा।
और तूने क्या भाई भाई लगा रखा है? कौन सा सगा है वो तेरा जो तू मरी जा रही है उसके लिए? जितनी बार तू अपने भाइयों का नाम नहीं लेती उससे ज़्यादा तो तू उसका नाम लेती है। विशाखा कहती है, माँ तुम हमेशा अनूप भैया के बारे में बुरा भला कहती हो। जब भी वीरेन भैया या विवेक भैया को कोई दिक्कत हुई थी, अनूप भैया हमेशा उनके साथ खड़े रहे। पर आज उनकी शादी है तो उनकी ज़िंदगी की इतनी बड़ी खुशी में एक भी भैया शामिल नहीं है। अरे कितना बुरा लगता होगा उन्हें कि आज उनके भाई अपने ही भाई की खुशियों में शरीक नहीं हैं। विनीता गुस्से में कहती है, तुझे उनकी खुशियों की बहुत पड़ी है। वो मेरे बेटे हैं, मैं जो कहूँगी वो वही करेंगे। ये शादी हो या ना हो, वो इस शादी में हरगिज़ नहीं आएंगे। कह दिया सो कह दिया। बस अब तू मुझसे ज़्यादा खोपड़ी मत लड़ा। विजय दोनों की बातें चुपचाप सुन रहा था। विनीता के कहे शब्द उसके बर्दाश्त से बाहर थे। जब उससे ये सब सहन नहीं हुआ तो उन्होंने विनीता से आकर के कहा, हाँ, न आए तेरे बेटे इस शादी में, कोई ज़रूरत भी नहीं है। उनके न आने से ये विवाह नहीं होगा क्या? और इस शादी में क्या कभी ना आए, मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी कौन सा वो लोग मेरी फ़िक्र करते हैं। जब रुपये चाहिए होते हैं तो ही उन्हें मेरी याद आती है। और एक बात कह देता हूँ, जब तक ये विवाह ना हो जाए तुम अपनी ज़ुबान बंद रखो, यही बेहतर है तुम्हारे लिए। सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। अब वो दिन भी आ गया जिसका सबको इंतज़ार था। सामाजिक दिखावे के लिए बिना मन से ही विनीता इस शादी की सभी रस्में निभा रही थी। आज अनूप सज धज कर दूल्हा बन गया था और विशाखा ने भी आज वही सूट पहना था जो अनूप उसके लिए शहर से लाया था। सभी बाराती भी तैयार थे। अब बारात घर से रवाना हो चुकी थी और यथा समय बारात लड़की के यहाँ पहुँच जाती है। पहले बारातियों को जनवासे में रोका जाता था, जो लड़की के घर से कुछ ही दूरी पर था। जनवासे में 2 गैस सिलेंडर के हंडे जल रहे थे। कुछ लोग अंदर कमरे में बैठे थे तो कुछ लोग बरामदे में बैठे थे। बारातियों को शरबत पिलाया जाता है। कुछ लोग अपनी अपनी कफलियाँ लगाए बैठे थे। ऐसे ही एक कफलिया एकांत में लगी थी जिसमें राजेंद्र शास्त्री, जीतू, सौरभ प्रताप जी और जय बैठे थे। तो वहीं दूसरी तरफ एक और कफलिया लगी थी जिसमें सुमित, अमर, छोटू ये बैठे थे। और सबसे ज़्यादा चमक अमर जी के चेहरे पर थी। आखिर वह अनूप का सबसे खास दोस्त जो था। अमर को हंसता मुस्कुराता देखकर सौरभ प्रताप जी के मन में भी एक खुराफात सूझी। उन्होंने कहा, जीतू भाई, आज ये अमर बड़ा खुश लग रहा है। लगता है विवाह अनूप का नहीं इसी का है। यार कुछ ऐसा चक्कर चलाओ कि बस मज़ा आ जाए। जीतू भाई मुस्कुराते हुए कहते हैं, आज ही इसने नया कुर्ता लिया है और कमाल की बात यह है कि और कपड़े लेकर भी ये नहीं आया, घर पर ही भूल गया था। बस करना क्या है कि इसका कुर्ता फाड़ना है, फिर देखो मज़ा। पर समस्या यही है कि कुर्ता फाड़े तो फाड़े कौन और कैसे? जय मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे यार, इसकी चिंता तो तुम मुझ पर छोड़ो, वो सब मैं कर लूँगा। वैसे भी बारात में जब बैंड बजेगा, इससे रहा नहीं जाएगा और ये नाचेगा ज़रूर। ठीक उसी वक्त इसका कुर्ता फाड़ देंगे। दोनों लोग सहमति में गर्दन हिलाते हैं। तभी वहाँ धनराज बारात को दरवाजे पर लाने का अनुग्रह करते हैं। अब पूरी बारात तैयार हो जाती है। अनूप को घोड़े पर बैठाया जाता है और बैंड के साथ बारात धूम धड़ाके से चलने लगती है। बैंड की धुन सुनकर अमर से रहा नहीं जाता और वह कूद पड़ते हैं नाचने के लिए। नाचने में इतने मस्त हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब उनका कुर्ता जयजी फाड़ कर खिसक लिए। छोटू अमर जी का फटा हुआ कुर्ता देखकर कहते हैं, अरे अमर भैया, आपका ये कुर्ता किसने फाड़ दिया? फटे कुर्ते को देखकर अमर गुस्से में आग बबूला हो जाता है और वहीं गुस्से से चिल्लाने लगता है। अमर जी की जोरदार ध्वनि सुनकर जय उनके पास आकर कहता है, अरे अमर भैया, तुम्हारा कुर्ता तो पीछे से किसी ने पूरा फाड़ दिया है। ये तो बहुत बुरा किया आपके साथ किसी ने। जिसने भी ये किया अच्छा नहीं किया। वैसे भी आपके पास अभी ले दे के एक ही तो कुर्ता था। अब बताओ क्या पहनोगे आज? लोग इतना भी नहीं सोचते हैं। अरे ऐसा भी कोई मजाक किया जाता है भला? अमर हाँ में हाँ मिलाकर कहते हैं, हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो। अरे किसी को मजाक ही करना था तो मुझसे करता,
मेरे कुर्ते से क्या मतलब? जय कहते हैं, अरे छोटू, हाँ तू 2 कुर्ते लेकर आया है ना? ऐसा करो उसमें से एक अमर जी को दे दो। आखिरी दोस्त ही तो है, दोस्त ही दोस्त के काम आता है। छोटू कहते हैं, हाँ ये तो है, पर कुर्ते का ध्यान रखना क्योंकि ये हमारे मामा जी का है, उन्होंने बड़ी मुश्किल से दिया था मुझे। अमर छोटू की बात को काटते हुए कहते हैं, दे दे भाई, कौन सा मामा जी के कुर्ते को पहनकर मुझे कुश्ती लड़नी है। छोटू अपने बैग से कुर्ता निकाल कर अमर को दे देता है और अमर उसे पहन लेता है। पुनः जब बैंड की ध्वनि अमर के कानों में पड़ती है तो फिर से उसके पैर थिरकने लगते हैं और वो बैंड के बीचों बीच जाकर नाचने लगता है। यह देखकर छोटू अमर के पास आकर उसके कान में कहते हैं, भैया कुर्ता मामा जी का है, कहीं फिर से किसी ने फाड़ दिया तो। इतना सुनकर अमर एक तरफ खड़े हो जाते हैं और नाचना बंद कर देते हैं। ये पहली शादी थी जिसमें वह चाहकर भी नहीं नाच पा रहे थे कुर्ते की वजह से। वह छोटू से कहते हैं, भाई इतना करना कि ये कुर्ते की बात वहाँ कभी किसी से मत कहना, मेरी इज्जत का सवाल है। छोटू कहता है, हाँ बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मैं किसी से नहीं करूँगा कि यह कुर्ता मेरा है। इस तरह धूमधाम से बारात लड़की के दरवाजे पर पहुंच जाती है और सभी रस्में होने लगती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट टाइम। दोस्तों कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली हर पार्ट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।